अच्छा, इसके अंदर वो कह रहा है कि आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द मीडियन बाइसेक्टिंग द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो दो चीज़ें आई, एक इसमें आया मीडियन और दूसरा आया आइसोसेलेस ट्राइंगल। मीडियन के बारे में भी हम लास्ट लेक्चर के अंदर सीख चुके हैं कि मीडियन एक ऐसा पॉइंट होता है जो एक लेंथ को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में भी हम सीख चुके हैं कि एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी एटलीस्ट दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का वो कह रहा है अगर उसके ऊपर से हम मीडियन सॉरी मीडियन अगर गुजारें तो वो बाइसेक्ट करता है किस चीज़ को, आइसोसेलेस ट्राइंगल बाइसेक्ट द वर्टेक्स, यानी वो जब आप बाइसेक्ट करेगा वो वर्टेक्स को बाइसेक्ट करेगा, वर्टेक्स एंगल को एक्चुअली, एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द बेस, और वो बेस के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर। लेकिन अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये मैं पहले बनाता हूँ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी ये दो साइड्स मैंने कौन सी ले ली, ए बी और सी। ये ए सी और ए बी ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स हैं जिनको मैंने इक्वल ले लिया। मैं इनको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूं। तो ए से सी जो है और ए से बी ये दो साइड्स हैं, ए सी और ए बी ये इक्वल हैं। क्यों? बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। दिखने में आपको शायद बी सी भी इक्वल नजर आ रहा हो ए सी और ए बी के, लेकिन नहीं है क्योंकि हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल लिया जैसा कि उन्होंने हमें बोला था। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल लिया, इसके अंदर हमें ये पता चल गया एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, लाइक ए सी इज इक्वल्स टू ए बी। ये आप गिवन के अंदर लिख सकते हैं। गिवन ये है हमें कि ए सी जो है वो इक्वल है ए बी के, और आप लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि इसकी बेस का जो मीडियन, ये बेस है, बेस इसका कौन सा है, सी बी, इसका जो मीडियन होगा वो ये है। अच्छा, तो ये जो हमने पॉइंट लिया है ये एक्चुअली क्या है, मीडियन पॉइंट है, मिड पॉइंट है सी और बी का, जो उन्होंने हमें बोला था कि मिड पॉइंट है बेस का। उसके ऊपर अगर आप एक, वो कह रहा है कि वर्टेक्स गुजारें, लाइक पी मिड पॉइंट है और इसके ऊपर अगर एक वर्टेक्स गुजारते हैं सपोज फ्रॉम ए से बी, तो ये जो वर्टेक्स का वो कह रहा है एंगल्स, ये बन रहा है एक एंगल इधर और एक एंगल इधर। वो कह रहा है इन दोनों एंगल्स को आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स हैं इक्वल। बेस आइसोसेलेस ट्राइंगल बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो अगर मीडियन है तो वो कह रहा है कि आप बाइसेक्ट का मतलब पूरे वर्टेक्स को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना। वो कह रहा है कि क्या ये बाइसेक्ट करता है, आपने यही प्रूव करना है। अगर बाइसेक्ट कर रहा हुआ तो ऑब्वियसली फिर ये इसके दो इस स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। आपको ये पता होगा कि एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है। तो वो कह रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर आपने एक मीडियन वर्टेक्स ए से नीचे लिया तो क्या ये इस दोनों एंगल्स, ये पूरा एंगल जो 180 है इसको क्या दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड अगर तो कर रहा है तो ऑब्वियसली वो बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो बाइसेक्ट करने का मतलब कि दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। तो आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ, इसको एंगल 2 बोल देता हूँ। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। एक तो ये प्रूव करना है। अच्छा, दूसरी चीज, जब ये मिड पॉइंट है बेस का, बेस हमारे पास क्या है बी से सी, अगर ये बेस का आपके पास क्या है मिड पॉइंट, अगर तो ये बेस का मिड पॉइंट है तो अंडरस्टूड है कि फिर इसने उस बेस को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया होगा। और हमारे पास बेस क्या है बी से सी तक, और अगर मिड पॉइंट है तो फिर अंडरस्टूड है, जैसे ही मिड पॉइंट की मैंने डेफिनेशन बताई कि मिड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो पूरी लेंथ को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दे। लाइक ये मिड पॉइंट है, अगर दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया तो फिर ये यहाँ से सपोज ये पॉइंट सी है, जैसे मैंने पॉइंट पी लिया हुआ है, तो ये वाला जो ए से सी होगी ये इक्वल होगी किसके, सी से बी के। सिमिलरली यही रूल आप यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो मिड पॉइंट जो है उसने बी सी को, बेस को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर अगर डिवाइड किया है तो फिर हमारे पास जो होगा C से P तक लेंथ जो है CP, ये इक्वल हो जाएगा किसके, PB लेंथ के। ये दो चीजें आपको गिवन है, ये ड्यू टू डेफिनेशन ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल टू ईच अदर। और वो दो साइड्स कौन सी हैं, AC इक्वल्स टू AB, जो हमने
ये लिख लिया, ये हमें गिवन है। दूसरा ये कि अगर मिड पॉइंट है तो फिर ये बेस जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा और ये पार्ट जो है इसका इस पार्ट के इक्वल होगा, ये भी गिवन है, मैंने लिख दिया सी पी इक्वल्स टू पी बी। ये दो चीजें सिर्फ आपको गिवन है और आपको प्रूव क्या करना है कि जब वो बाइसेक्ट कर रहा है बेस को तो उस वर्टेक्स पे जो दो एंगल बन रहे हैं वो क्या दोनों एंगल इक्वल हैं। एक्चुअली वो बाइसेक्ट कर रहा है तो दो एंगल इक्वल होने चाहिए, जो एक्चुअली वो चाह रहा है कि प्रूव हो। तो बाइसेक्शन का मतलब कि दो एंगल्स इक्वल प्रूव करना है। एक तो आपको ये प्रूव करना है, दूसरा वो ये कह रहा है आपको एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द बेस, और आपने ये प्रूव करना है दैट ए पी इज परपेंडिकुलर टू द बेस। दूसरी चीज ए पी इज परपेंडिकुलर टू द बेस, बेस क्या आपके पास बी सी। ये दो चीजें आपको क्या करनी है, प्रूव करनी है। एक ये एक क्या ये दोनों एंगल जो मैंने एंगल 1 और एंगल 2 नाम दिया, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। दूसरा प्रूव आपको क्या करना है दैट AP इज परपेंडिकुलर ऑन, तो एक चीज तो आपको ये प्रूव करनी है कि आपके पास ये जो एंगल 1 है इक्वल एंगल 2 के, और दूसरा आपको ये प्रूव करना है कि AP इज परपेंडिकुलर टू BC। लाइक ये जो वर्टेक्स A से जो आपने परपेंडिकुलर AP गुजारा है BC बेस के ऊपर, क्या वो जो वर्टेक्स A से आपने पॉइंट लिया है मीडियन मिड पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन जो ली है, क्या वो बेस AB के ऊपर BC के ऊपर क्या वो आपका परपेंडिकुलर है या नहीं। लेकिन एक जो उसने पहले बोला था एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल, यानी इसके अंदर से जो मिड पॉइंट है इससे जो स्ट्रेट लाइन लिया तो वर्टेक्स A जो था इसका जो एंगल है, क्या इस एंगल को वो वर्टेक्स A के ऊपर जो ये टोटल एंगल है इतना यहां से लेके यहां तक वर्टेक्स A के ऊपर जो एंगल, क्या ये मिड पॉइंट से जो लाइन आपने वर्टेक्स A तक ज्वाइन की, क्या ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। एंगल को बाइसेक्ट करना जैसे मैं अभी भी बता चुका हूं कि इस पॉइंट इस वर्टेक्स P के ऊपर जो एंगल बन रहा है स्ट्रेट लाइन से, तो ये इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे तो वो बाइसेक्ट कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह इस वर्टेक्स को ये जो आपने स्ट्रेट लाइन AP ली है, क्या वो इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस एंगल को बाइसेक्ट अगर ऑब्वियसली ये दो पार्ट्स के अंदर तो डिवाइड हो गया ना, यहां से जैसे ही आपने लाइन ली तो एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, ये दो एंगल हो गए। तो अब मैं इन दो एंगल्स को भी नाम दे देता हूं क्योंकि मुझे ये दो एंगल्स भी इक्वल प्रूव करने हैं, एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला। तो इस एंगल को मैं 3 का नाम दे देता हूं, इस एंगल को मैं 4 का नाम देता हूं। तो एक्चुअली मुझे अब कितनी चीजें प्रूव करनी है, मुझे ये प्रूव करना है कि एंगल 3 है इक्वल्स टू एंगल 4 और एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 और AP है जो वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। इनमें से दो चीजें मैं लिख चुका हूं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और AP परपेंडिकुलर टू BC। एक और चीज मुझे प्रूव करनी है वो है एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। अब हम उस पोजीशन में आ गए कि हमारे पास जो जो इस स्टेटमेंट से जो चीज़ें हमारे पास गिवन थी हमने वो भी लिख लिया और जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है हमें वो भी पता चल गया। अब मैं एक दफ़ा फिर से आपको बता देता हूँ कि AP जो है इज़ अ लाइन, या आप ये कह सकते हैं AP इज़ अ स्ट्रेट लाइन और इज़ अ साइड विच इज़ परपेंडिकुलर टू विच बाइसेक्ट द BC बेस एट पॉइंट P। तो आप कह सकते हैं कि AP से जो ये एंगल बनेगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर, क्या वो 180 का टोटल एंगल है, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि उसको क्या वो बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें होने के बाद अब हमें क्या प्रूव करना है, गिवन चीज़ें लेने के बाद ये वाले स्टेटमेंट्स हम इधर ऑब्वियसली जैसे पहले लिखते आए हैं उसी तरह यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे और इस साइड पे हम उसकी रीज़न देते जाएंगे। अब प्रूव हमें क्या करना होगा, सीधी सी बात है, अगर आप इन दो डिफरेंट ट्राइंगल्स बन गए ना, अब आपके पास APC एक ट्राइंगल यहां से ये वाली बन गई और दूसरी आपको नजर आ रहा है APB, दो ट्राइंगल्स बन गई। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप कॉन्जुरेंट प्रूव कर देते हैं तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, लाइक एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल B के और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 1 के। और ये दो चीजें हमारी यहां से प्रूव हो जाएंगी जैसे ही आप इसको प्रूव कर देते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्जुरेंट। तीसरी चीज रह जाएगी, वो रह जाएगी क्या AP परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, और परपेंडिकुलर जब आप किसी भी स्ट्रेट लाइन या किसी लेंथ या किसी साइड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर गुजारते हो तो वो वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर तो ये इन दोनों को डिवाइड, ये दोनों एंगल्स चूंकि इक्वल प्रूव हो जाएंगे जैसे ये कॉन्जुरेंट ट्राइंगल्स प्रूव होंगी, तो फिर दोनों इक्वल एंगल हैं और 180 का स्ट्रेट लाइन का एंगल है, तो 180 के दो इक्वल एंगल अगर डिवाइड करें 180 को 2 पे डिवाइड
डिवाइड करें तो आपके पास ये दोनों एंगल्स 1 बाय 1 आ जाएंगे, ये भी 90 आ जाएगा, ये भी 90 आ जाएगा, और फाइनली ये चीज भी प्रूव हो जाएगी कि AP जो है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। यही सब कुछ अभी हम यहाँ पे आपके सामने लिखते हैं। पहली चीज हमें जो पता है वो ये है, AC इज इक्वल्स टू AB। आप इसके सामने लिख सकते हैं गिवन भी, और ये भी लिख सकते हैं ड्यू टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो दो साइड्स होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो क्या होती हैं, इक्वल होती है। फिर उसके बाद हमें ये पता है CP इक्वल है BP के, लाइक ये लेंथ इक्वल है इस लेंथ के CP, ये भी हमने अभी यहाँ से ड्राइव किया था PB के, और उसकी वजह हमने क्या लिखनी है, ये गिवन भी है, या आप ये भी कह सकते हैं कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस BC, एज आप ये भी लिख सकते हैं एज P इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ये भी लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि ये हमें गिवन है, क्योंकि ये गिवन ही था आपको स्टेटमेंट के अंदर, इसीलिए आपने ये पॉइंट बनाया। अब तीसरी चीज अगर आप नोट करें तो AP जो है वो इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है, यानी ट्रायंगल A के अंदर, इसको मैं स्मॉल a लिख देता हूँ, ट्रायंगल A के अंदर भी आ रही है और ट्रायंगल B के अंदर भी आ रही है, जो आपके पास AP है। तो ये इन दोनों के अंदर आ रही है, कॉमन साइड है, तो ये भी इक्वल हुआ। तो आप ये लिख सकते हैं AP इज इक्वल्स टू AP, और रीजन क्या देंगे, क्योंकि ये है आपके पास कॉमन। तीन चीजें हो गई। देखिए दोनों डिफरेंट ट्रायंगल्स के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग तीन साइड्स हमने इक्वल प्रूव कर दी। AC इक्वल्स टू AB, लाइक ये इसके इक्वल है, और फिर ये चीज CP इज इक्वल्स टू BP, ये भी प्रूव कर दिया, और AP कॉमन साइड होने की वजह से ये भी इक्वल है, प्रूव हो गया। अब तीन साइड्स इक्वल होंगी तो आप लिखेंगे थस, यहाँ पर एक चीज लिखना जरूरी होती है, इन कॉरेस्पॉन्डेंस, वो हमें शुरू में लिखना चाहिए था। इन कॉरेस्पॉन्डेंस जो दो ट्राइंगल्स की ले रहे हैं, ट्राइंगल कौन सी है पहली हमारे पास, ये वाली APC, और ये कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन होता है डबल, दोनों साइड पे एरो हेड लगा देते हैं, और APB। अच्छा, ये तीन साइड्स प्रूव करने के बाद हमें पता चल गया कि अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल्स यानी APC और APB, ये दोनों ट्रायंगल्स आपके पास क्या है, कॉन्जुरेंट। APB इज प्रोपोर्शनल टू ट्रायंगल या कॉन्जुरेंट टू ट्रायंगल APC इज प्रोपोर्शनल टू APB, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, बिकॉज ऑफ साइड 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 पोस्टुलेट्स, हमने तीनों साइड्स इसकी क्या प्रूव कर दी हैं, इक्वल प्रूव कर दी हैं, पोस्टुलेट ये। अब चूंकि ये दोनों ट्रायंगल्स हम कॉन्जुरेंट प्रूव कर चुके हैं, तो फिर एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, यहाँ पे लिखेंगे हेंस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, और उसकी वजह क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स, यहां पे ये लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स। रीजन हमने इसकी क्या दी है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स के वो इक्वल होते हैं, ये डेफिनेशन है कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स की। और क्या चीज हमें रह गई, ये प्रूव करना कि ये दोनों एंगल्स जो हैं ये एंगल्स भी इक्वल हैं। अब ये हम बता चुके हैं आपको कि एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है, लाइक ये अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हो, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका एंगल कितना होता है, 180 का। और अगर इसे आप मिड पॉइंट के ऊपर इस लाइन का जो AB है इससे मिड पॉइंट पे ले रहे हैं, तो फिर ये भी आप प्रूव कर चुके हो अगर कि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली दोनों ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल B और ये ट्रायंगल A, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, एक दूसरे के अगर कॉन्जुरेंट प्रूव कर चुके हैं। तो जैसे ये एंगल इक्वल हो चुके हैं उसी तरह फिर ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल C इक्वल होगा एंगल B के। तो यहां से ये पता चला कि ये वाला एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल है, लाइक एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। तो आपको ये पता चला कि एंगल 1 इक्वल हुआ एंगल 2 के, ये भी आप लिख सकते हैं एंगल 1 इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल 2। अब प्रूव हमें ये करना है कि क्या ये
जो आपके पास AP है वो परपेंडिकुलर है BC के, दो चीजें आप प्रूव करके आ चुके हैं, एक ये वाली एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और दूसरा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब प्रूव क्या करना है, क्या AP आपके पास वो है इस चीज के ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ ये प्रूव करना है कि एंगल 1 90 डिग्री का है और एंगल 2 भी 90 डिग्री का है। अब थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, अगर आप ये समझ चुके हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल हैं और ये भी समझ चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री का है, तो फिर आपको सीधा सीधा ही पता चल गया कि ये एंगल और ये एंगल कैसे मिलेंगे अगर 180 डिग्री को आप 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो 180 डिग्री को 2 पे डिवाइड करने से आपके पास रिजल्ट आएगा 90 का। तो आप ये लिख सकते हैं एज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपके पास एंगल 1 इक्वल है, चूंकि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के आप ऊपर प्रूव कर चुके हैं, तो आप फाइनली ये कहेंगे एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये तीनों एंगल्स, दोनों एंगल सॉरी आपके पास किस चीज के इक्वल हैं, 90 डिग्री के। एंगल 1 भी 90 है, एंगल 2 भी 90 है। और अगर कोई एंगल कोई स्ट्रेट लाइन किसी दूसरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, तो ये चीज बाय डिफॉल्ट ही आपको पता होना चाहिए कि वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो आप ये भी लिखेंगे हेंस, यहां पे ही आप ये लिख देंगे हेंस AP इज परपेंडिकुलर टू द बेस विच इज BC। और रीजन देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अगर लिखना चाहें तो ये लिख लीजिए, दो स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं व्हेन दे मेड एंगल ऑफ 90 डिग्री। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।